नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम बिलासपुर ज़िले का संपूर्ण परिचय आपको दे रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रमुख स्मारक एवं भवनों की सूची। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्मारक और उनकी विशेषताएं। पहला है महामाया मंदिर। तो महामाया मंदिर जो है रतनपुर से 25 किलोमीटर की दूरी में है और यह 1050 ईस्वी में बना था। रत्नदेव प्रथम कलचुरी शासक द्वारा यह बनाया गया था। 51 शक्ति पीठों में से एक है और नागर शैली से बना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। राम टेकरी मंदिर, यह रतनपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था बिम्बाजी भोसले के द्वारा। ठीक, और यहाँ जो प्रतिमा है, वह जो गर्भगृह है राम टेकरी मंदिर का, वहाँ पे है विष्णु काल भैरव। ठीक, फिर ये पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर की चर्चा हम कर चुके हैं कि ये ताला अमेरी कापा में स्थित है, बिलासपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पर, और 6ठी शताब्दी में बना बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा स्थापित है। यह मनियारी नदी के तट पर पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। फिर आते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर। यह मल्हार में स्थित है, जो कि बिलासपुर ज़िले से, बिलासपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और पातालेश्वर महादेव मंदिर भी कलचुरी काल में बनाया गया। यहाँ की मुख्य विशेषता यह है दोस्तों कि ये काला ग्रेनाइट से शिव की प्रतिमा को बनाया गया है। इसके बाद हम आते हैं डिडनेश्वरी देवी मंदिर। तो ये मल्हार में स्थित है। कलचुरी काल की यह स्थापत्य कला है और डिडनेश्वरी देवी की यहाँ पे पद्मासन करती हुई प्रतिमा है दोस्तों। पद्मासन में बैठी है और यहाँ की ध्वनि की बहुत मान्यता है। उसके बाद हम देखते हैं भीम कीचक मंदिर। यह मल्हार में स्थित है। यह जो मंदिर है दोस्तों, वह महाभारत कथा से जुड़ा हुआ है और भीम कीचक मंदिर बहुत ही नक्काशीदार स्थापत्य कला का उदाहरण है। फिर हम देखते हैं रतनपुर किला। यह रतनपुर में स्थित है और मराठा कलचुरी काल में यह बनाया गया है। ये एक अधूरा किला है दोस्तों। यहाँ 120 से ज़्यादा तालाब है। उसके बाद रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा एक प्रमुख स्थापत्य कला में है। यहाँ ताला में स्थित है यह जो मंदिर है और 6ठी शताब्दी का यह भी है दोस्तों। ठीक, तो यह भी बहुत पुराना मंदिर है, प्रतिमा है और यह 5 टन वजनी है। यह जो रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है, यह 5 टन वजनी है। आपको यह विशेष रूप से ध्यान देना है इसको। पुरातात्विक उत्खनन से रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा प्राप्त की गई है। इसके बाद अन्य उल्लेखनीय भवनों में हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। तो यह एक आधुनिक स्मारक है और यह बिलासपुर में स्थित है। यह न्यायधानी का प्रतीक है। रतनपुर तालाब समूह। तो रतनपुर में 120 से ज़्यादा तालाब है दोस्तों, जहाँ राजा रत्नदेव के काल का ये तालाब है और रत्नदेव ने इन तालाबों का निर्माण कराया था, जो कलचुरी शासक थे, और इसी कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थल सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जहाँ नवरात्रि में लाखों पर्यटक आते हैं। बिलासपुर ज़िले में मिलने वाले खनिजों की विस्तृत सूची और उनके उपयोग के बारे में हम अब जानेंगे। तो प्रमुख खनिज और उसकी विस्तृत सूची को हमने यहाँ पे नीचे में आपको दे रखा है
उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको देख लेते हैं। बिलासपुर ज़िले में जो प्रमुख खनिज है दोस्तों वह चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोयला है। ठीक, तो मुख्य खनिज में चूना है, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, दूसरा है डोलोमाइट और तीसरा है कोयला। तो ये सभी मुख्यतः हिर्री माइंस, लाल खदान, चिल्हाटी एवं हसदो नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन जगहों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हिर्री माइंस, लाल खदान, चिल्हाटी एवं हसदो नदी के क्षेत्र में। और ये जो खनिज है दोस्तों ये कडप्पा और गोंडवाना चट्टानों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कडप्पा और गोंडवाना चट्टानों से मिलते हैं और ये औद्योगिक विकास के आधार हैं। चलिए देख लेते हैं प्रमुख खनिज और उपयोग। तो चूना पत्थर जिसको लाइम स्टोन कहा जाता है दोस्तों, यह चिल्हाटी में मिलता है और इसका मुख्य उपयोग है सीमेंट का उत्पादन करना, इस्पात का निर्माण करना तथा चूने का निर्माण करना। उसके बाद देखते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है दोस्तों यह हिर्री माइंस और लाल खदान से प्राप्त होता है। डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, जो कि बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ पर उपयोग किया जाता है। साथ ही डोलोमाइट का उपयोग कांच का निर्माण तथा उर्वरक बनाने हेतु भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं कोयला। तो कोयला जो है हसदो नदी क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र, बिलासपुर में हसदो नदी क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है दोस्तों। और कोयला का मुख्य उपयोग ऊर्जा उत्पादन करना है, बिजली उत्पादन करना है, थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं तथा सीमेंट उद्योग में कोयला का भी उपयोग करते हैं। तो इनका आर्थिक महत्व क्या है इन खनिजों का? तो ये खनिज जिले के औद्योगिक केंद्र जिलों को और बिलासपुर जिलों को औद्योग का केंद्र बनाते हैं, जहां डोलोमाइट का उच्च कोटि भंडार भिलाई इस्पात संयंत्र या भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई करता है और खनन से राज्य राजस्व में योगदान होता है। लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा खुदाई से पर्यावरण में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों बिलासपुर में रहने वाले सभी जातियों का विस्तृत जानकारी। तो बिलासपुर में दोस्तों सभी ज़िले में जाति की पूरी सूची तो हम नहीं बना सकते, ठीक, क्योंकि जनगणना का डेटा संवेदनशील है। इस कारण हम आपको यहाँ पे एक प्रमुख मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं सामान्य वर्ग की जातियों को हम वर्गीकृत करके बता रहे हैं, जो जिले के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में प्रमुख है और ये मुख्यतः कृषि, खनन और व्यापार से जुड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोस्तों लगभग 33% आबादी बिलासपुर की 33% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इसमें कौन कौन सी जाति है? तो मुख्य रूप से गोंड यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि रतनपुर मस्तूरी क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं और इनका प्रमुख कार्य है कृषि कार्य तथा वन उत्पाद पर निर्भर रहना। उसके बाद दूसरी जनजाति है बैगा, जो कि दुर्ग और बिलासपुर सीमा में रहती है। दुर्ग और बिलासपुर के मध्य जो सीमा पड़ती है, और बैगा आदिवासियों का जो मुख्य कार्य है वह जड़ी बूटी से चिकित्सा करना, पुरोहित परंपरा का निर्वहन करना। इसके बाद हम देखते हैं कोरबा, जिसको पहाड़ी कोरबा या बेनबरिया भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, पहाड़ी कोरबा या बेनबरिया भी कहा जाता है दोस्तों कोरबा को। तो ये जो आदिवासी हैं वे बिलासपुर और कोरबा की सीमा पर रहते हैं। इनका प्रमुख कार्य शिकार करना और
संग्रहण करना वनोपजों का। उसके बाद भैना जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। यह बिलासपुर संभाग में स्थित है और पारंपरिक कृषि कार्य इनका प्रमुख व्यवसाय है। बिंझवार जनजाति भी यहाँ पाए जाते हैं। विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत इनका कृषि कार्य है और बिंझवार जनजाति की जो आराध्य देवी है जिसका नाम है विंध्यवासिनी देवी, इनकी पूजा की जाती है इनके द्वारा। कंवर और मुड़िया जनजाति भी पाए जाते हैं दोस्तों। ये ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं और इनका जो संस्कृति है, इनका नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जाति एससी। तो एससी का पॉपुलेशन यहाँ पे 12% है दोस्तों, जिसमें से सर्वाधिक संख्या में सतनामी जाति आती है। ठीक, तो सर्वाधिक संख्या है इनका और बिलासपुर के शहर और ग्रामों में ये बसे हुए हैं। इनका मुख्य कार्य है कृषि और मजदूरी कार्य करना। सतनामी दोस्तों बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं, मांस मछली का सेवन नहीं करते, शराब का सेवन नहीं करते। उसके बाद आते हैं चमार। ये चमड़े का कार्य करते हैं, अब विविध व्यवसाय करने लगे हैं। उसके बाद आते हैं दुसाध, जो कि मजदूरी और का कार्य करते हैं और छोटे व्यापारी होते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों मेहत्तर। ये सफाई का कार्य करते हैं और भूइयाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ओबीसी वर्ग की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो कम संख्या में है दोस्तों। इसके अंतर्गत ओबीसी के अंतर्गत निम्न जातियां आ जाती है: तेली, कुम्हार, लोहार, कुर्मी, कहार, साहू, रिस्सीवा, गर्ग, धीवर, सैनी, माली। तो ये बिलासपुर क्षेत्र में छिटपुट संख्या में निवासरत हैं। और सामान्य वर्ग जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत ठाकुर, ये लोग अपना सर्वाधिकारी लिखते हैं, गोत्र सरनेम। क्षत्रिय लोग राजपूत ठाकुर लिखते हैं, वैश्य लोग माहेश्वरी बनिया लिखते हैं, जाट गुर्जर ये शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया। जनसांख्यिकी नोट के आधार पर अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिलासपुर ज़िले में एसटी का प्रतिशत 32.5 है, एससी का प्रतिशत 12.2 है और ओबीसी 15 से 20% स्थित है। ठीक है। बिलासपुर बहुजातीय है, जहां हल्बी और छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। हल्बी मिश्रित छत्तीसगढ़ी का प्रयोग यहाँ पर होता है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दिया जाए, बिलासपुर के अंतर्गत जो सतनामी बोली है, जो छत्तीसगढ़ी का ही एक रूप है, वो बहुत ही शुद्ध तरीके से बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी का जो रूप है वो बहुत ही शुद्ध रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो बॉर्डर के क्षेत्र की जो बोली होती है, जैसे कोरबा से लगा हुआ बॉर्डर है, तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से हल्बी मिश्रित छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो इस तरह से हमने जनजाति और उनकी संख्या की बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार हमने बताया कि अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 32.5% है, तो 32.5% अर्थात 11.89 लाख एसटी हमें बिलासपुर में मिलेंगे, जहां गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। तो गोंड और सबसे ज़्यादा संख्या 40 से 50% गोंड की संख्या है। ये रतनपुर मस्तूरी कृषि में रहते हैं, कृषि वन उत्पाद पर निर्भर रहते हैं ज़्यादातर, और राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। कोरबा, पहाड़ी कोरबा
ये 10 से 15% हैं दोस्तों ऑल टोटल जनजाति में। यहाँ बिलासपुर की बात कर रहे हैं, तो ये बिलासपुर और कोरबा की सीमा में रहते हैं। शिकार, संग्रहण इनका प्रमुख व्यवसाय है। और ये कोरबा जो है कोलेरियन मूल की जनजाति है। बैगा जो है, जो अन्य जनजातियों में देखें तो 5 से 10% यहाँ आपको मिलेंगे। ये दुर्ग बिलासपुर सीमा पर मिलेंगे। जड़ी बूटी बनाना, चिकित्सा का कार्य करना, पुरोहित की परंपरा निभाना इनका मुख्य कार्य है। बिंझवार जनजाति जो है मध्यम रूप में है। ये विंध्याचल क्षेत्र कृषि कार्य इनका प्रमुख कार्य है। विंध्यवासिनी देवी की वे पूजा करते हैं। कंवर या जिसको कनवार कहते हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में हैं। ये ग्रामीण इलाके में रहते हैं, बहुत ही शिक्षित हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा बोली का प्रयोग करते हैं। फिर मारिया, ये सीमित संख्या में है, छिटपुट संख्या में है। मारिया पहाड़ी भाग में ही रहते हैं और मारिया लोग भीमसेन की पूजा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर आते हैं भैना जाति। भैना जनजाति ये भी सीमित संख्या में स्थित है और सघन वन क्षेत्रों पर ये रहते हैं, जहाँ पे सघन वन क्षेत्र पड़ता है। ये आदिम कृषि कहते हैं, अर्थात कृषि की पुरानी तकनीकों से तरीकों से करते हैं, जैसे झूम खेती। सौता जनजाति। सौता जनजाति दोस्तों न्यूनतम संख्या में, बहुत ही अल्प मात्रा में है और यह कटघोरा तहसील तरफ स्थित हैं और ये भी छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया कि जनगणना में बिलासपुर की आबादी 2011 की जनगणना में बिलासपुर की आबादी 3.69 लाख अर्थात कुल जनसंख्या का 33% था। गोंड एवं कोरवा सर्वाधिक हैं। यहाँ पे हम केवल अभी जनजातियों की बात कर रहे हैं, उनकी संख्या की, जबकि बैगा विशेष रूप से यहाँ पे पिछड़ी जनजाति हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। नवीनतम 2027 का अभी जनगणना है, ये उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक, ये जो जनजातियाँ हैं दोस्तों कृषि वन पर आधारित रहती है। अब चलिए बात कर लेते हैं बिलासपुर में स्थित उद्योगों का जो सारणी है उसको हम देखेंगे। तो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं इसको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। बिलासपुर ज़िले में सभी उद्योगों की पूरी सूची नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो लघु मध्यम उद्योग हैं और बृहद मध्यम उद्योग हैं उनकी सूची हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उद्योग हैं बिलासपुर में जो स्थित उद्योग हैं, ये कोयला, ऊर्जा, सीमेंट एवं सहायक क्षेत्रों पर आधारित है। ये सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र जो कि 430 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 7 वृहद उद्योग और 175 लघु उद्योग प्रमुख केंद्र है। ठीक, तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर क्षेत्र में सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि 430 हेक्टेयर में फैला है, जहां 7 वृहद और 175 लघु उद्योग प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पे दोस्तों रेल और कोयला आधारित इकाइयाँ भी स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख उद्योग क्षेत्र एवं उनके उदाहरण। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में स्थित उद्योग हैं जिसका नाम है एनटीपीसी सीपत और 2980 मेगावाट इनकी क्षमता है। उसके बाद है केएसके, गीतांजलि और महानदी पावर अन्य थर्मल प्लांट है। तो ये सीपत बिलासपुर के निकट स्थित है और ये कोयला आधारित उद्योग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो प्रमुख कंपनियां हैं ये कोयला आधारित हैं और ऊर्जा थर्मल पावर से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं सीमेंट से संबंधित उद्योग। तो यहाँ पे एसीसी सीमेंट प्लांट स्थित हैं दोस्तों बिलासपुर में, जो कि बरमना
नामक जगह में स्थित है और यह चूना पत्थर पर आधारित है। उसके बाद इस्पात या स्पंज आयरन से संबंधित उद्योग नोवो स्पंज एंड आयरन नाम है कंपनी का। उसके बाद है प्रकाश स्पंज आयरन जो इसके पास में ही है और ये डगोरी सिरगिट्टी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ये कोयला और डोलोमाइट पर आधारित है। उसके बाद हम देखते हैं कोयला खनन क्षेत्र, खनन से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर है SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की खदानें स्थित है यहाँ, और जो कि हसदोरामपुर क्षेत्र और हिर्री माइंस में स्थित है और यह ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित है। कच्चा माल यहाँ पे मिलता है कोयला का। उसके बाद हम देखते हैं माचिस या दिया सलाई उद्योग। तो बिलासपुर में माचिस कारखाना स्थित है। यहाँ शिवा काशी के नाम से यह प्रसिद्ध है दोस्तों, और यह शहर क्षेत्र में स्थित है और वन उत्पाद पर आधारित है। वन के उत्पाद से माचिस या दिया सलाई बनाया जाता है। उर्वरक या रसायन उद्योग की बात करें तो बिलासपुर में BEC खाद उद्योग, BEC इंजीनियरिंग का जो अंग है यहाँ पे स्थित है और यह सिरगिट्टी में स्थित है। ये एक सहायक उद्योग है। अन्य सहायक उद्योगों की बात करें तो छत्तीसगढ़ लघु उद्योग निगम की इकाइयाँ तथा स्टील मेटल प्लांट यहाँ पे स्थित है जो कि तिफरा सिरगिट्टी सिलपहरी में स्थित है। और बिलासपुर संभाग में लगभग 4000 प्लस उद्योग स्थित हैं दोस्तों। आर्थिक योगदान की बात करें तो ये उद्योग बिलासपुर जिले की 40% अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और रोजगार प्रदान करते हैं एवं रेल जोन 2003 से जुड़े हुए हैं। CSIDC द्वारा 3112 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जा रहा है और 800 प्लस उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जो कि 1859 करोड़ का निवेश किया गया है। तो इस तरह से हमने उद्योग के बारे में देखा। अब प्रमुख जो भारी उद्योग स्थित हैं दोस्तों बिलासपुर में, उनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो बिलासपुर ज़िले में हमने बताया था कि मुख्य रूप से थर्मल पावर, ऊर्जा से संबंधित, सीमेंट और कोयला खनन एवं इस्पात के क्षेत्रों में प्रमुख उद्योग स्थित हैं। प्रमुख रूप से यही उद्योग हैं जो कि सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी उद्योग क्षेत्रों और सीपत जैसे स्थानों पर स्थित हैं। तो ये उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था का आधार हैं और कोयला, चूना पत्थर संसाधनों पर निर्भर हैं। अब हम इन उद्योग कंपनी को देख लेते हैं। इनका प्रकार देखेंगे, किस प्रकार का यह उद्योग है, इनका लोकेशन देखेंगे और इनकी क्षमता या विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो पहला है NTPC सीपत जो कि थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों। यह थर्मल पावर का प्रकार का प्लांट है और यह सीपत में स्थित है जो कि बिलासपुर से 20 किलोमीटर पर स्थित है। क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता है वह 2980 मेगावाट है। यह कोयला आधारित उद्योग है और बिलासपुर ज़िले का सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, यहाँ पे मुख्यालय भी है SECL का और खदानें भी स्थित हैं। यह कोयला खनन से संबंधित है, कोयला का खनन किया जाता है इस कंपनी के द्वारा और यह सीपत रोड में स्थित है। हसदोरामपुर क्षेत्रों में यह खुदाई का कार्य करते हैं और SECL कोल इंडिया की सहायक मिनी रत्न कंपनी है और हिर्री लाल खदान जो है ये SECL की खदानें स्थित है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं ACC सीमेंट प्लांट में। तो ये सीमेंट पर आधारित उद्योग है। ये बरमना में तखतपुर तहसील के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों और ये चूना पत्थर पर आधारित है तथा निर्माण सामग्री जो भवन निर्माण सामग्री पर का काम करती है, बनाने का काम करती है, जैसे कि सीमेंट।
उसके बाद यहाँ पे स्थित है बीईसी खाद्य उद्योग, बीईसी इंजीनियरिंग। यह उर्वरक रसायन से संबंधित है, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में है और ये सहायक उद्योग है, खाद का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। नो स्पंज एंड आयरन, प्रकाश स्पंज आयरन। तो ये जो स्पंज आयरन या इस्पात की कंपनियां हैं ये दगोरी और सिरगिट्टी में हैं। कोयला डोलोमाइट आधारित भारी धातुओं से संबंधित है। उसके बाद महानदी पावर या गीतांजलि पावर जो है ये थर्मल पावर प्लांट है, सिबत क्षेत्र में स्थित है और ये सहायक पावर प्लांट है दोस्तों। कुल 500 मेगावाट है, समझ लीजिए 500 प्लस कुछ होगा। तो आर्थिक महत्व की बात करें तो 40% रोजगार हमें भारी उद्योगों से प्राप्त होता है, रेल मुख्यालय से जुड़े हैं और सिरगिट्टी क्षेत्र दोस्तों 430 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि 7 वृहद इकाइयां संचालित हैं यहाँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिलासपुर में उत्पादन किए जाने वाले प्रमुख फसलों का विस्तृत विवरण। तो बिलासपुर ज़िले में कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है दोस्तों। यहाँ सिंचाई का अतिरिक्त साधन बहुत कम है। यहाँ खरीफ एवं रबी फसलें प्रमुख हैं। धान जिले की मुख्य फसल है दोस्तों और खरीफ रकबे का 70% बिलासपुर ज़िले में पड़ता है, जबकि गेहूँ, दालें एवं तिलहन रबी फसल में प्रमुख हैं। 2025 खरीफ सीजन में 21,986 क्विंटल बीज का वितरण का लक्ष्य के विरुद्ध 92% वितरण हुआ है, जिसमें धान, मक्का और अन्य बीजें शामिल हैं। तो प्रमुख फसलें और उनके विवरण को हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फसल का नाम, कौन सी ऋतु में फसल बोया जाता है, रकबा या उत्पादन अनुमानित रूप से और विशेषता। तो पहला आते हैं धान। धान जो कि खरीफ फसल है और बिलासपुर ज़िले की प्रमुख फसल है। यह लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है दोस्तों और 5 से 6 लाख टन यहाँ पे धान का उत्पादन होता है। यह बिलासपुर के मैदान में अरपा बेसिन में इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है और यहाँ लगाए जाने वाले धान की प्रमुख किस्में हैं IR 64, M2U 1010। प्रमुख रूप से ये धान की किस्में यहाँ पे लगाई जाती है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन किस्मों को आप याद रखेंगे और इन जगहों को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं गेहूँ। गेहूँ जो कि रबी फसल है, यह 20 से 30 हज़ार हेक्टेयर के क्षेत्र में लगाया जाता है और तखतपुर बिल्हा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लगाए जाने वाले जो बीज हैं गेहूं के, उनका जो नस्ल है उनका नाम है PBW 373 बीज। ठीक, इस बीज की उत्पादन योजना यहाँ पे चलाई जा रही है PBW 373 का। उसके बाद आते हैं मक्का। मक्का जो है खरीफ और रबी दोनों फसल की तरह इसका उपयोग किया जाता है, बोया जाता है और ये 15 से 20 हज़ार हेक्टेयर में बोया जाता है दोस्तों। यह बिलासपुर के उत्तरी पठार पर बोया जाता है। PMFBY कवरेज यहाँ पे किया गया है और 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ मक्का में बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें घाटा हो जाने पर या अकाल पड़ जाने पर 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में 60,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद अन्य फसल है चना या अरहर, जो कि रबी और खरीफ फसल की तरह इसका उपयोग करते हैं। यह 10 से 15 हज़ार हेक्टेयर में बोया जाता है दोस्तों और यह ग्रामीण क्षेत्रों में बोया जाता है मुख्य रूप से और दाल उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तिलहन में सरसों और सोयाबीन की खेती बिलासपुर में प्रमुख है। ठीक, और रबी खरीफ की तरह इसका उपयोग किया जाता है फसलों की तरह। 5 से 10 हज़ार हेक्टेयर
के क्षेत्र में इसकी खेती होती है। ठीक, तो बहुत सारी योजनाओं के तहत इनको लगाया जाता है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर और भिंडी सबसे ज़्यादा उत्पादन बिलासपुर ज़िले में होता है और वर्ष भर टमाटर और भिंडी का उत्पादन होता है और यह बागवानी आधारित खेती है। इसमें 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो बिलासपुर में उत्पादित प्रमुख सब्जियां हैं दोस्तों टमाटर और भिंडी, इसको आप याद रखेंगे। कृषि विशेषताओं की अगर हम बात करें तो बिलासपुर ज़िले में प्राकृतिक खेती 939 हेक्टेयर 6,438 किसान एवं एकीकृत खेती प्रणाली पशुधन डेयरी आधारित को प्रोत्साहन दिया गया है। पीएम धन धान्य योजना के तहत बिलासपुर फोकस जिला है और फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाता है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो लाल पीली दोमट मिट्टी है दोस्तों, और सिंचाई की बात करें तो अरपा नदी प्रमुख हैं और कुछ बांधे हैं जो अरपा की सहायक नदियाँ हैं, उनके जरिए सिंचाई का कार्य होता है। तो बिलासपुर की जो प्रमुख नदी है वह है अरपा नदी। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ की मिट्टी लाल पीली दोमट मिट्टी यहाँ पे मिलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिलासपुर में कौन कौन सी खरीफ और रबी फसल उगती है। तो इसकी बात हमने कर ली थी, लेकिन अभी हम डिटेल में और देखते हैं। तो खरीफ फसल यहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों, क्योंकि वर्षा आधारित है। धान प्रमुख हैं और 70% खेती खरीफ फसल की होती है। 20 से 30% खेती में रबी फसल उगाई जाती है। तो धान यहाँ की मुख्य रूप से खरीफ फसल है दोस्तों, मुख्य फसल है। बिलासपुर के मैदान और अरपा बेसिन में धान बोया जाता है, जिसका IR 64 और MTU 1010 किस्में बोई जाती है। मक्का यह उत्तरी पठार हड़नोड़ा जैसे गांव में बोया जाता है और अच्छी पैदावार मक्का की भी होती है। पठारी क्षेत्र में मक्का का पैदावार ज़्यादा होता है। अरहर या दालें ये है सहायक और ग्रामीण क्षेत्रों में बोई जाती है। तिलहन को देखें तो सोयाबीन और नाइजर की खेती की जाती है विविधीकरण योजना के तहत। रबी फसलों में हम देखें तो गेहूं है, जो कि बिल्हा और तखतपुर में बोया जाता है, जिसका किस्म है प्रमुख किस्म PBW 373, क्योंकि यह कम पानी वाली किस्म है दोस्तों। पूर्णतः वर्षा आधारित है और खरीफ फसल तो पूर्ण रूप से वर्षा आधारित है, लेकिन रबी फसल में पानी की कमी भी है बिलासपुर क्षेत्र में, तो कम पानी वाली फसल यहाँ पे उपजाया जाता है ताकि कम पानी में अच्छी पैदावार हो सके। चना यहाँ बिल्हा विकासखंड में बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाता है और प्रमुख दाल की फसल है चना बिलासपुर का। तिवरा भी उगाया जाता है दोस्तों, जिसको लाखड़ी कहा जाता है। चना के साथ इसका भी उत्पादन किया जाता है। सरसों भी उगाया जाता है, जो तखतपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो दोस्तों धान इस बिलासपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था का आधार है, जबकि रबी फसल में विविधीकरण पर जोर है, अर्थात अन्य अलग अलग प्रकार की फसलों पर जोर है। पीएम धन धान्य योजना यहाँ पर लागू है और सिंचाई 23% क्षेत्र में ही सीमित है दोस्तों। बाकी जो क्षेत्र है वह असिंचित क्षेत्र है, तो 23% क्षेत्र तक ही सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद हम अन्य वीडियो में और कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष लेकर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।